स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशनल रिसर्च पर। और आज हम क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को हल करेंगे। इसके अलावा भी जो सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न दिए गए हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। तो यह वीडियो आर्ट, साइंस, कॉमर्स तीनों के लिए महत्वपूर्ण है। चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें ताकि सभी बच्चों तक वीडियो पहुंच सके। तो सबसे पहले हम खंड का को देखेंगे, जिसमें से अपठित बोध यानी कि हमारा गद्यांश दिया गया है और गद्यांश को पढ़कर प्रश्न का आंसर करना है। तो बच्चों कह रहा है कि प्रकृति हमारे जीवन का आधार है। प्रकृति हमारे जीवन का आधार है, लेकिन वर्तमान समय में इसका अत्यधिक दोहन हो रहा है। किसका? प्रकृति का। पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई और वायु जल प्रदूषण तथा औद्योगिक विकास ने पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुंचाई है। यानी कि पेड़ पौधे की बहुत तेजी से कटाई हो रही है, जल प्रदूषण भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, वायु प्रदूषण तथा औद्योगिक विकास ने पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुंचाई, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, जो मानव के लिए भी बहुत ज़्यादा विनाशकारी सिद्ध हुआ है। इसका दुष्परिणाम न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी भुगतना पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करें और संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करें, अर्थात जितना उपयोगी हो उतना ही किया जाना चाहिए। तो अब हम प्रश्न को देखेंगे बच्चों। प्रश्न इसके बाद भी कह रहा है कि हमें यह समझना होगा कि प्रकृति का संतुलन बनाए रखना न केवल हमारे स्वस्थ बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अनिवार्य है। तो बच्चों प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है कि प्रकृति का अत्यधिक दोहन किसके कारण हो रहा है। तो अभी हमने ऊपर क्या बताए थे? अभी हमने बताए थे कि तकनीकी प्रगति और औद्योगिक विकास, कल कारखाने, उद्योग धंधे का खुलना, पेड़ पौधे का अधिक बड़े स्तर पर कटाई हो रहा है। तो यही इसका बेस्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि पर्यावरण को नुकसान किस प्रकार पहुंच रहा है। तो बच्चों आप लोग को पता है कि पर्यावरण को पहचान जल और वायु प्रदूषण से। किससे? जल और वायु प्रदूषण से। दूषित जल पीने से अनेक प्रकार की बीमारियां होती है, जैसे हैजा, टाइफाइड। और वायु प्रदूषण से हमें श्वास लेने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि प्रकृति के संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। प्रकृति के संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बच्चों पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बनाए रखना। पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बनाए रखने से हमारा जो वातावरण है वो सही रहेगा, साथ ही साथ मनुष्य पर भी इसका कम असर पड़ेगा। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए। तो अभी ऊपर हमने बताया है कि प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से हमारा जो गद्यांश पूछा गया था 1 से 4 प्रश्न हमने पूरा किया है। अब हमारा निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों को सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे पद्यांश क्या कह रहा है कि पृथ्वी पर मानव का जीवन है प्रकृति के अनुपम देन। वृक्ष, नदी, पर्वत, सागर, सब में बसता सृष्टि का जतना। यदि करेंगे हम इनका दोहन, खो देंगे सब स्वाभाविक धन। सोच समझकर कदम उठाए तभी बचेगी धरती का जन। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि पदांश के अनुसार पृथ्वी पर मानव का जीवन किसकी देन है। तो बच्चों पृथ्वी पर मानव जीवन की देन प्रकृति के अनुपम देन है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। तो बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि पदांश में किसे सृष्टि का जतन बताया गया है। तो बच्चों प्रश्न संख्या 6 का जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। वृक्ष, नदी, पर्वत और सागर को सृष्टि का जतन बताया गया है। वही प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि पदांश के अनुसार यदि प्रकृति का दोहन किया गया तो क्या होगा। तो आप लोग को पता है कि अगर यदि हम लोग प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो इससे क्या होगा? पृथ्वी का स्वाभाविक धन खो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि धरती को बचाने के लिए पदांश में क्या सुझाव दिया गया है। तो धरती को बचाने के लिए इस पदांश में सोच समझकर कदम उठाने का सुझाव दिया गया है, अर्थात हमें पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए ही अपने कार्य को करना है। नेक्स्ट हमारा अभिव्यक्ति और माध्यम से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अभिव्यक्ति और माध्यम के प्रश्नों को भी हम लोग देख लेते हैं। जिस प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि व्यक्तिगत पत्र किस प्रकार का पत्र होता है। तो बच्चों व्यक्तिगत पत्र जो होता है वो औपचारिक होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा सरकारी पत्र जो होते हैं वो भी हमारा औपचारिक होते हैं, जबकि सगे संबंधियों को लिखे जाने वाला पत्र अनौपचारिक कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि रचनात्मक लेखन में सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है। तो बच्चों रचनात्मक लेखन में सबसे महत्वपूर्ण गुण जो होगा वो शब्दों का सही उच्चारण होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये हमारा सही आंसर होगा।
वहीं प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि मुद्रित माध्यम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो बच्चों, मुद्रित माध्यम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व हमारा लेखन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, तो सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। वहीं रेडियो किस प्रकार का माध्यम है? रेडियो तो श्रव्य माध्यम है। टेलीविजन किस प्रकार का माध्यम है? तो श्रव्य दृश्य माध्यम है। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। पहला साप्ताहिक पत्रिका कौन सा था? तो आप लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा, उदंत मार्तंड थे। इसका प्रकाशन किसने किया? आप लोग हमें कमेंट में जरूर लिखें। बंगाल गजट के लेखक कौन है? तो जेम्स अगस्टस हिक्की है। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। वहीं नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में कौन सा प्रमुख उपकरण आता है? तो पुस्तक है ऑप्शन में ए में दिया हुआ, बी में रेडियो कह रहा है, सी में पोस्टर और डी में समाचार पत्र। तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में हमारा जो आएगा वो क्या आ जाएगा? रेडियो आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि सामूहिक संचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बच्चों, सामूहिक संचार का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है शिक्षा प्रदान करना, मनोरंजन करना, सूचना देना। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। ये तीनों काम सामूहिक संचार के तहत आता है। प्रश्न संख्या 14 का है, इंटरनेट किस प्रकार का संचार माध्यम है? तो आप लोग को पता ही है, इंटरनेट जो है डिजिटल माध्यम है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब हम प्रश्न संख्या 15 की ओर चलेंगे। टीवी का समाचार किस किस माध्यम का उदाहरण है? तो बच्चों, टीवी का जो समाचार है वो श्रव्य दृश्य माध्यम है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो सी हमारा जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 कह रहा है कि समाचार पत्र का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो समाचार पत्र का सबसे बड़ा लाभ जो है वो है सबसे पहले कि ये सस्ता होता है, दूसरा हमेशा उपलब्ध रहना, विस्तृत जानकारी देना। जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी जो है सभी सही, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने प्रश्न संख्या 16 तक देख लिया, अभिव्यक्ति एवं माध्यम को भी पूरा कर लिए। अब हम लोग 17 नंबर प्रश्न में हमारा क्या दिया गया है? गद्यांश दिया गया है, जिसको पढ़कर प्रश्न को हल करना है। तो कह रहा है कि कुट्टज क्या केवल जी रहा है, वह दूसरों के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता। इसके बाद कहता, कोई निकट आ गया तो भय के मारे अधमरा नहीं हो जाता। नीति और धर्म का उपदेश नहीं देता फिरता, अपनी उन्नति के लिए अफसरों का जूता नहीं चाटता फिरता, दूसरों को अपमानित करने के लिए ग्रहों की खुशामद नहीं करता, आत्मोन्नति हेतु नीलम नहीं धारण करता, अंगूठी की लड़ी नहीं पहनता, दांत नहीं निपोड़ता, बंगले नहीं झांकता, जीता है और शान से जीता है, काहे वास्ते किसे किस उद्देश्य से कोई नहीं जानता, मगर कुछ बड़ी बात है, स्वार्थ के दायरे से बाहर की बात है। भीष्म पितामह की भांति अवधूत की भाषा में कह रहा है, चाहे सुख हो या दुख हो, प्रिय हो या अप्रिय, जो मिल जाए उसे शान के साथ हृदय से बिल्कुल अप अपराजित होकर 16 आस ग्रहण करो, हार मत मानो। तो बड़ा ही अच्छा गद्यांश दिया गया है, और इसका प्रश्न कार्य है कि कुट्टज के बारे में लेखक ने क्या बताया। तो आप लोग को पता ही है कि कुट्टज के बारे में लेखक ने कुट्टज शान से जीता है और अपने कर्तव्यों को निभाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि लेखक के अनुसार कुट्टज किस तरह से जीता है। तो अभी हमने बताया था कि कुट्टज किस तरह जीता है, तो वो जीता है वह शान से और बिना किसी स्वार्थ के जीता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है, गद्यांश में कुट्टज का जीवन किस प्रकार के सिद्धांतों से प्रेरित है। तो बच्चों, कुट्टज का जो जीवन है, कुट्टज का जो जीवन है वो नीति, धर्म और शान के सिद्धांत से प्रेरित है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं प्रश्न संख्या 20 कह रहा है कि लेखक ने भीष्म पितामह और अवधूत की भाषा में क्या संदेश दिया है। तो लेखक ने कौन सा संदेश दिया है? सुख या दुख, प्रिय या प्रिय, जो भी मिले उसे शान से स्वीकार करना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 21 में पदांश दिया गया पाठ्य पुस्तक का कार्य, श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उनिंदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई, लगी संतृष्ण धीट सी सबकी, रही बचाए फिरती कब की, मेरी आशा आह बावली, तूने खोदी सकल कमाई। काफ़ी अच्छा ये काव्यांश है, और आप लोग देख सकते हैं कि पाठ्य पुस्तक से पूछे गए इनका प्रश्न भी काफ़ी अच्छे होंगे। तो प्रश्न कह रहा है कि श्रमित स्वप्न की मधुमाया का क्या अर्थ है। तो बच्चों, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ होगा कि सपना जो भ्रम और उलझन में बदल जाता है उसे कहते हैं श्रमित स्वप्न की मधुमाया। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है कि मेरी आशा आह बावली, तूने खोदी शकल कमाई। पंक्ति में कवि किसकी आलोचना कर रहे हैं? तो बच्चों, आप लोग को पता है कि अपनी आशा की आलोचना कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, सी हमारा करेक्ट आंसर होगा।
इसी तरह नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि गहन विपिन की तरु छाया में का क्या अर्थ है। तो बच्चों इसका अर्थ है कि अंधेरी में घिरी हुई कठिनाइयां, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो इसका है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि प्रस्तुत पदांश किस पाठ से लिया गया है। तो आप लोग को पता है कि ये जो पदांश लिया गया है वो देवसेना के गीत से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि कौन माने गए हैं। तो इस प्रश्न का जो हमारा आंसर है वो चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को कहा गया मुक्त छंद के प्रवर्तक माने गए हैं। वहीं प्रश्न कह रहा है कि किस शहर में बसंत अचानक आता है। तो आप लोग को पता है कि बसंत अचानक कहाँ आता है, बनारस में आता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। साइंस सांस से प्रश्न आप लोग का फाइनल सब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे, आप लोग नोट करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि प्रेम घन की छाया स्मृति निबंध किस शैली में लिखा गया है। तो आप लोग को पता है कि यह जो लिखा गया है संस्मरणात्मक में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं प्रश्न संख्या 28 कह रहा है कि हरगोबिन और बड़ी बहुरिया जिस गांव में रहते थे उसका क्या नाम था। तो बच्चों उसका क्या नाम था, उसका नाम था जलालगढ़ था। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। बड़ी बहुरिया से भी हमारा प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सूरदास की झोपड़ी किस उपन्यास का अंश है। तो सूरदास की जो झोपड़ी है वो हमारा रंगभूमि का अंश है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, तो सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। और इस तरह से हमारा लास्ट प्रश्न कह रहा है कि बिस्कोहर की माटी पाठ के लेखक कौन है। तो इस पाठ के लेखक है विश्वनाथ त्रिपाठी है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से हमने महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को हल किए हैं। अब खंड खा में यहाँ पे हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया। कह रहा है स्कंदगुप्त किसका सपना देखते थे। तो स्कंदगुप्त जो थे वो किसका सपना देखते थे, तो वो देवसेना के सपना देखते थे, आप लोग को पता ही है। वहीं कह रहा है गीत गाने दो मुझे, ये कविता की भाषा क्या है। आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताएं। हिमालय किधर है, यह प्रश्न किसने और किससे पूछा। वहीं नेक्स्ट कह रहा है कच्चा चिट्ठा पाठ में गाँव वालों ने उपवास क्यों रखा। आगे कहता है भीष्म साहनी की पंडित नेहरू जी से भेंट कहाँ हुई थी। तो इस तरह का प्रश्न पूछा गया, आप लोग देख सकते हैं। आगे कह रहा जगधर तेल की मिठाई को क्या कहकर बेचता है। इसी तरह से हमारा खंड गाँव में भी दिया गया है कर्नेलिया का गीत में किसका मानवीकरण किया गया है। और खंड घा भी आप लोग देख लीजिए, झारखंड के संस्कृति अथवा विज्ञान अभिशाप व वरदान पर निबंध बोला गया है। और किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखकर अपने क्षेत्र में बिजली वितरण की कुव्यवस्था की और बिजली अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कह रहा है। प्रधानाध्यापक के पास भी खेल सामग्री के लिए पत्र पूछे गए हैं। और लास्ट जो प्रश्न है वो कह रहा है हमारा पाठ्य पुस्तक से दिया गया, तो आप लोग देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर आएंगे। धन्यवाद।